हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एस पीसीएस प्राइम। तो पिछले कक्षा में हम लोग मनी सप्लाई तथा बैंकिंग सिस्टम और आरबीआई के बारे में जाने थे। और आज की कक्षा में हम लोग मौद्रिक नीति को समझेंगे तथा मनी इन्फ्लेशन को भी देखेंगे और फिर लास्ट में हम लोग विगत वर्षों का प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मौद्रिक नीति में दो प्रकार का होता है। पहला देखिए चेप मनी पॉलिसी मतलब सस्ती मौद्रिक नीति, और सेकेंड है डियर मनी पॉलिसी मतलब महंगी मौद्रिक नीति। तो देखिए, सस्ती मौद्रिक नीति कब लाया जाता है आरबीआई द्वारा? जब मार्केट में मंदी छा जाता है। तो इसका मतलब देखिए, सस्ती मौद्रिक नीति में क्या होता है? ऋण सस्ता कर दिया जाता है। उससे होता क्या है? बाजार में तरलता बढ़ जाता है। ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड में देखिए, महंगी मौद्रिक नीति आरबीआई कब लाता है? जब बाजार में महंगाई होता है, मतलब इन्फ्लेशन होता है। तो इसमें देखिए क्या करता है आरबीआई? ऋण को महंगा कर दिया जाता है। उससे होता क्या है? ऋण जब महंगा हो जाएगा तो कम से कम लोग लेगा उधारी, और उससे होगा क्या? तरलता मार्केट में कम हो जाएगा। अब आगे देखिए, आरबीआई मौद्रिक नीति को आरबीआई महंगाई और मंदी को नियंत्रण करने के लिए मुख्य रूप से तीन उपकरण का यूज करता है। पहला देखिए परिणात्मक उपाय, सेकेंड गुणात्मक उपाय, और थर्ड में नवीन उपकरण। इसमें देखिए परिणात्मक उपाय में क्या है? मुद्रा मात्रा का नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, परिणात्मक उपाय है मुद्रा का मात्रा को नियंत्रण करने के लिए। इसमें क्या क्या आता है? बैंक दर, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, CRR, SLR, OMO, MSF। उसके बाद देखिए गुणात्मक उपाय क्यों किया जाता है? बैंकों की गतिविधियों का नियंत्रण करने के लिए। ठीक है ना। तो इसमें देखिए कौन कौन सा चीज़ आता है? चयनात्मक साख नियंत्रण, प्रत्यक्ष कार्यवाही और नैतिक सलाह। उसके बाद थर्ड देखिए नवीनतम उपाय में क्या है? तरलता संजाल, हेलीकॉप्टर हुअर मनी, हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी। अब आगे हम लोग एक एक चीज को देखते हैं। अब देखिए आगे पहला क्या है? बैंक दर। तो बैंक दर क्या होता है? देखिए वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है। ठीक है ना। बैंक दर मतलब होता है वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है 1 वर्षों के लिए, मतलब आरबीआई द्वारा लगाया गया ब्याज। बैंक रेट मतलब समझे ना, बैंक दर क्या होता है? वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है 1 वर्षों के लिए, और आरबीआई द्वारा लगाया गया ब्याज बैंक दर कहलाता है। उसके बाद आगे देखिए रेपो रेट था वह दर जिस पर आरबीआई बैंक को अल्पकालिक के लिए ऋण देता है, मतलब 1 से 14 दिन के लिए ऋण देता है। मतलब समझे, रेपो रेट मतलब आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए, मतलब 1 से 14 दिन के लिए उधार देता है। उसके बाद देखिए आगे RRR मतलब रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? देखिए रिजर्व रेपो रेट का उल्टा है। इसमें देखिए, इसमें आरबीआई जो है बैंक से लेता है उधार। समझे ना। आरबीआई क्या करता है? बैंक से उधार लेता है, और उसके बदले में आरबीआई बैंकों को प्रतिभूतियां मतलब सिक्योरिटी देता है। तो समझ गए ना। रेपो रेट मतलब जो आरबीआई बैंक को देता है अल्प अवधि के लिए, और रिजर्व रेपो में जो बैंक से आरबीआई ऋण लेता है, और आरबीआई उसके बदले में बैंकों को प्रतिभूति देता है, मतलब सिक्योरिटी। उसके बाद आगे देखिए CRR कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? मतलब नगद आरक्षित अनुपात। तो देखिए CRR मतलब होता है बैंक जो नगद में, मतलब आरबीआई के पास जमा करते हैं। CRR का मतलब होता है बैंक अपने जमा का कुछ परसेंट नगद में आरबीआई के पास जमा करते हैं, अपने एनडीटीएल का कुछ भाग। मतलब समझे ना। CRR कैश
CRR नगद आरक्षित अनुपात का मतलब होता है कि बैंक अपने NDTL का कुछ परसेंट RBI के पास जमा करता है। उसके बाद देखिए SLR क्या होता है, वैधानिक तरलता अनुपात, मतलब बैंक अपने जमा का कुछ परसेंट अपने पास रखते हैं, मतलब समझे ना। देखिए CRR मतलब बैंक अपने जमा का कुछ भाग RBI के पास जमा करता है, और SLR मतलब होता है कि बैंक अपने जमा का कुछ भाग इमरजेंसी के लिए खुद के पास जमा रखता है। वो मंदी के टाइम पे क्या होता है, देखिए RBI जो है सो प्रतिभूति बैंकों से खरीदता है, और महंगाई इन्फ्लेशन के समय क्या होता है, RBI प्रतिभूति बैंकों को बेच देता है। तो इसका बारे में भी समझिए OMO क्या होता है। सो अब आगे बात करते हैं। उसके बाद आगे देखिए रेपो रेट को और अच्छी तरीक़ा से एक बार और देख लेते हैं। देखिए रेपो रेट मतलब था RBI द्वारा बैंकों को अल्पकालिक ऋण देने की दर प्रतिभूतियों के लेन देन पे, ठीक है। और वर्तमान में कितना है रेपो रेट, 4%। उसके बाद देखिए रेपो रेट को मतलब रात भर के लिए चयन मुद्रा पर, आगे देखिए रेपो रेट को इसे रात भर के लिए चयन मुद्रा पर मतलब ओवरनाइट कॉल मनी रेट भी कहते हैं, ठीक है ना। ओवरनाइट कॉल मनी किसको कहते हैं, रेपो रेट को। उसके बाद देखिए आगे अल्पकाल के लिए जब RBI से बैंक ऋण लेते हैं मुद्रास्फीति को मतलब इन्फ्लेशन को नियंत्रण करने के लिए। फिर आगे देखिए अर्थव्यवस्था में तरलता डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, समझे ना। रेपो रेट का प्रयोग किया जाता है अर्थव्यवस्था में तरलता डालने के लिए। तब देखिए केस 1 में इसमें क्या है। सो मान लीजिए बाजार में तरलता कम करना है तो क्या किया जाएगा, देखिए तो देखिए मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। अगर मनी सप्लाई को कम करते हैं तो मार्केट में मंदी आ जाएगा, और मार्केट में मंदी अगर आएगा तो सेलर नाराज हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर मनी सप्लाई को हम लोग बढ़ा देते हैं तो इससे होगा क्या, महंगाई आ जाएगा, और जब मार्केट में महंगाई आएगा तो इससे होगा क्या, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता परेशान हो जाएगा। अब आगे देखिए मान लीजिए रेपो रेट में अगर वृद्धि करते हैं तो होगा क्या, RBI द्वारा महंगे दर पर ऋण मिलेगा बैंकों को। उससे होगा क्या, साख सृजन में कमी आ जाएगा, और इसका प्रभाव होगा कि निवेश कम जाएगा, और निवेश करने से होगा क्या, मांग में कमी आ जाएगा, और इसी प्रकार होगा क्या, कीमत पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। उसके बाद केस 2 में देखिए क्या होगा, मान लीजिए बाजार में तरलता बढ़ाना है, मतलब मंदी आ गया बाजार में, तो मंदी में तरलता को बढ़ाना है तो करना क्या होगा, रेपो रेट को कम कर देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए RBI द्वारा रेट को जब कम कर दिया जाएगा तो RBI द्वारा सस्ते दर पर ऋण मिलेगा, और सस्ते दर पर ऋण अगर मिलेगा तो इससे होगा क्या, साख सृजन का क्षमता बढ़ जाएगा, और इसका प्रभाव होगा कि निवेश बढ़ जाएगा और मांग भी बढ़ जाएगा। अब आगे बात करते हैं रिजर्व रेपो रेट क्या होता था। देखिए वाणिज्यिक बैंक RBI को अल्पकालिक देकर सिक्योरिटी लेते हैं, मतलब समझे ना। रिजर्व रेपो मतलब बैंक जो है सो RBI को पैसा देते हैं अल्पकाल के लिए, और उसके बदले में सिक्योरिटी लेते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ये होता है। देखिए वाणिज्यिक बैंक RBI से प्रतिभूति खरीदने के लिए अपनी तरलता को बढ़ा देता है। इस पर मिलने वाले ब्याज की दर को रिजर्व रेपो दर कहते हैं। रेपो दर से कम ही इसका दर होता है।
रिजर्व रेपो में देखिए क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई प्रतिभूति देता है बैंक को और बदले में आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। उसके बाद देखिए मान लीजिए इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन की स्थिति में ट्रिपल आर का यूज क्या होता है, देखिए इन्फ्लेशन के समय में रिजर्व रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा। उससे होगा क्या, बैंक के कुल जमा मतलब एनडीटीएल में कमी आ जाएगा। क्योंकि देखिए रिजर्व रेपो रेट को अगर बढ़ा देंगे दर को, तब बैंक अधिक से अधिक आरबीआई में देंगे पैसा। उससे होगा क्या, बैंक का जो एनडीटीएल है उसमें पैसा का कमी आ जाएगा। और बैंक के एनडीटीएल में अगर पैसा का कमी आएगा तो उससे होगा क्या, साख सृजन में कमी हो जाएगा और इसका प्रभाव होगा तरलता कम हो जाएगा। इससे परिणाम स्वरूप कीमत पर नियंत्रण पाया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, मान लीजिए मुद्रा संकुचन की स्थिति में, मतलब मंदी है मार्केट में, तो उस समय क्या किया जाएगा, देखिए मंदी के टाइम में ट्रिपल आर को कम कर दिया जाएगा। उससे होगा क्या, बैंक की तरलता बढ़ जाएगा और इसका प्रभाव होगा साख सृजन में वृद्धि और इससे होगा मांग में भी वृद्धि हो जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं बैंक रेट क्या होता था। देखिए वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देने के लिए आरबीआई द्वारा लगाया गया ब्याज, जिस दर पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज या अन्य व्यापारिक प्रपत्रों की पुनः कटौती करता है, बैंकों पर पेनाल्टी लगाने में भी प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, सीआरआर एवं एसएलआर में डिफॉल्ट के समय लगाया जाता है। उसके बाद देखिए बैंक रेट का यूज देखिए, मान लीजिए मुद्रा स्फीति है, मतलब मार्केट में महंगाई है, तो इस इन्फ्लेशन के समय क्या किया जाएगा, बैंक दर को बढ़ा दिया जाएगा। इससे होगा क्या, लोन महंगा हो जाएगा और जब लोन महंगा होगा तो साख में कमी हो जाएगा और इससे होगा कि प्रभाव, इसका परिणाम स्वरूप कीमतों पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए बैंक रेट का ही प्रभाव, मान लीजिए मुद्रा संकुचन की स्थिति में है, मतलब मार्केट में मंदी है, तब उस समय मार्केट में मंदी के समय बैंक दर को कम कर दिएगा। उससे होगा क्या, लोन सस्ता हो जाएगा। लोन अगर सस्ता होगा तो साख सृजन बढ़ जाएगा। इसका परिणाम स्वरूप ये होगा कि कीमत में भी वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे है एमएसएफ, मतलब सीमांत अस्थायी सुविधा। ये क्या होता है, देखिए यह वह दर है जिससे आरबीआई से एक रात के लिए कर्ज लिया जाता है। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक अपनी कुल जमा का 1% तक रात के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस पर देय ब्याज दर चालू रेपो रेट से 1% अधिक होती है। तो देखिए एमएसएफ जो है, एमएसएफ बैंक रेट, एमएसएफ बराबर देखिए बैंक रेट बड़ा है, एमएसएफ बराबर बैंक रेट ही होता है। फिर आगे देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, नगद आरक्षित अनुपात। देखिए किसी बैंक के एनडीटीएल का वह प्रतिशत अंश जिसे आरबीआई में जमा किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, बैंक ऋण और सीआरआर में वृद्धि या कमी करना। अब देखिए सीआरआर में वृद्धि का प्रभाव क्या होगा, देखिए सीआरआर में अगर वृद्धि होगा तो इससे क्या होगा, बैंकों की साख सृजन जो है सो कम जाएगा। और दूसरा, जब बैंकों की साख सृजन क्षमता कम जाएगा तो इससे होगा क्या, तरलता मार्केट में कम हो जाएगा। उसके इसका विपरीत देखिए सीआरआर में कमी, इससे क्या होगा, बैंक की साख सृजन क्षमता में वृद्धि हो जाएगा और बैंक की साख सृजन क्षमता में वृद्धि होने का परिणाम स्वरूप क्या होगा, तरलता में वृद्धि हो जाएगा। बाकी ये सब उतने ज़रूरी नहीं, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा।
तो अब हम लोग आगे बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। तो देखिए इन्फ्लेशन वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के समान स्तर में सतत वृद्धि हो, मतलब क्या होता है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई मतलब क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के समान स्तर में सतत वृद्धि, मतलब लगातार धीरे धीरे वृद्धि होना, कोई भी कीमत में सतत वृद्धि हो रहा है। अब देखिए कीमतों में वृद्धि से क्रय शक्ति का कम होना बराबर क्या होता है इन्फ्लेशन। अब देखिए इन्फ्लेशन का कारण क्या है, इसका कारण देखिए क्या है, सो महंगाई मार्केट में आता है, उसका रीजन क्या देखिए, डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है ना, मतलब मांग बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई कम है उसका। कोई भी चीज़ का डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम हो गया तो उससे होगा क्या, मुद्रा का विस्तार हो जाता है उससे, इसी के परिणाम स्वरूप मार्केट में महंगाई आ जाता है। उसके बाद देखिए फिलिप वक्र क्या होता है, सो देखिए बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के मध्य संबंध दर्शाता है यही फिलिप्स वक्र। अब मान लीजिए आगे देखिए मुद्रास्फीति में ही मान लीजिए ये कीमतों का समान स्तर है, ठीक है ना, समान कीमत स्तर ये है। तो देखिए अगर समान कीमत स्तर से अगर वृद्धि होता है, मतलब कीमत में अगर वृद्धि होता है तो उसको क्या बोला जाता है, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। और देखिए समान कीमत स्तर से अगर कमी हो जाता है, मतलब कीमत में कमी हो जाता है तो उसको बोला जाता है या स्फीति मतलब मंदी, डिफ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए अपस्फीति किसे बोलते हैं, देखिए कीमत में कमी होना, मतलब यहाँ पे देखिए मुद्रास्फीति में क्या होता है, कीमत बढ़ जाता है और बढ़ी हुई कीमत ही अगर कम होने लगता है तो उसी को बोला जाता है अपस्फीति। उसके बाद आगे में देखिए संस्फीति क्या होता है, सो कीमत में वृद्धि होना, मतलब यहाँ पे देखिए अपस्थिति में कीमत कम हो गया था और रही कम हुई कीमत अगर बढ़ने लगे तो इसी को बोला जाता है संस्फीति। अब देखिए मुद्रास्फीति का मापन के लिए दो चीज़ का यूज़ किया जाता है। पहला देखिए WPI मतलब थोक मूल्य सूचकांक, और दूसरा है CPI मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो देखिए थोक मूल्य सूचकांक मतलब WPI वाणिज्यिक मंत्रालय के हैंड में है ये। इसमें क्या होता है देखिए वस्तुओं का आकलन किया जाता है और इसमें देखिए खाद्य वस्तुओं का परसेंटेज कितना है इसमें WPI में 24.3%। और इसका बेस ईयर क्या है 2011-12। इसमें कुछ चुनी वस्तुओं के औसत भार द्वारा निकाला जाता है। अब इसमें देखिए WPI टोकरी में 697 वस्तु हैं, इसमें से देखिए विनिर्मित वस्तु 564 और प्राथमिक वस्तु 117 और ईंधन इसमें 16 है। उसी तरह सेकंड में देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI क्या होता है, CPI जो है सो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन होता है। CPI में देखिए वस्तु और सेवाओं दोनों इसमें शामिल होता है, लेकिन WPI में केवल वस्तुएं शामिल होता है, इसमें सेवा शामिल नहीं होता है। और CPI में वस्तु प्लस सेवा दोनों इसमें शामिल है। इसमें देखिए खाद्य वस्तुओं का वेटेज कितना है इसमें 49.7%। और इसका आधार वर्ष कितना है 2012। और WPI का आधार वर्ष कितना है 2011-12। CPI का आधार वर्ष 2012। इसमें देखिए सेवा क्षेत्र के लिए 23.30% इसका है वैल्यू। अब आगे देखिए मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है। पहला देखिए मुद्रास्फीति का प्रभाव ने मतलब महंगाई का प्रभाव। सबसे पहले देखिए सकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ता है, मतलब पॉजिटिव। पहले देखिए निवेशकर्ता, उद्यमियों, कृषकों
बैंक एवं बीमा कंपनियों, उत्पादक वर्ग, आयातक को, ऋणी को, देनदार को, सरकारी खर्च, रोजगार और कर राजस्व को सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का। और इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई का नकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ता है? देखिए सबसे ज़्यादा पड़ता है उपभोक्ता पे, मध्यम वर्ग, पेंशन भोगी पे, निर्यातकर्ता पे, ऋणदाता पे, लेनदार पे और ब्रांड धारक पे और डिबेंचर पे। उसके बाद आगे देखिए, महंगाई का नकारात्मक प्रभाव में ही भुगतान संतुलन पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है महंगाई का। उसके बाद सार्वजनिक ऋण पर भी प्रभाव पड़ जाता है। उसके बाद नैतिकता पर भी प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखिए, महंगाई मतलब मुद्रास्फीति, इसको रोकने के लिए आरबीआई क्या करता है? सो देखिए, महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई धन की आपूर्ति को कंट्रोल करता है। तब किस तरह करता है? देखिए, ऋण को महंगा कर देता है, मतलब बैंक रेट, रिजर्व रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, इन सभी चीज़ में वृद्धि कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? ब्याज दरों में वृद्धि करने से महंगाई मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद देखिए सेकेंड में है, मान लीजिए अपस्फीति है मार्केट में, मतलब मार्केट में मंदी है, तो उस समय क्या करेगा? इसको नियंत्रण करने के लिए आरबीआई क्या करता है? धन की आपूर्ति में वृद्धि करता है। और धन की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए करेगा क्या? आरबीआई ऋण को सस्ता कर देगा। मतलब देखिए, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, इन सभी चीज़ों का रेट में कमी कर दिया जाएगा। अब देखिए, महंगाई, मांग में वृद्धि, मांग में जब वृद्धि होगा तो इसका प्रभाव क्या हुआ? धन आपूर्ति में भी वृद्धि हो जाएगा। और धन आपूर्ति में वृद्धि होने से क्या होगा? सस्ता ऋण हो जाएगा। उसी तरह मंदी में देखिए, मंदी में क्या होता है? मांग में कमी आ जाता है। उससे होगा क्या? धन आपके परिणाम स्वरूप ऋण महंगा हो जाता है। अब आगे देखिए, इन्फ्लेशन के प्रकार में पहला देखिए, रेंगती हुई इन्फ्लेशन, मतलब जब मुद्रास्फीति की दर 3% या उससे कम होती है तो इसे रेंगती हुई इन्फ्लेशन कहते हैं। यह स्थिति विकसित देशों में होती है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड में देखिए, चलती हुई मुद्रास्फीति, इसमें क्या होता है? जब मुद्रास्फीति की दर मंद मुद्रास्फीति की दर से अधिक अर्थात 3 से 10% होता है। उसके बाद आगे है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, इसमें मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% होती है। उसके बाद फिर आगे है कूदती हुई मुद्रास्फीति, इसमें देखिए, जब उत्पादन में बिना किसी वृद्धि या नगण्य वृद्धि के कीमतों काफ़ी तेजी से बढ़ती है और मुद्रास्फीति की दर 25% से अधिक हो जाता है। उसके बाद फिर आगे है हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब अति मुद्रास्फीति। इसमें देखिए, बहुत तेजी से महंगाई बढ़ती है, वेतन, बचत, बीमा, बॉन्ड का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। फिर आगे है कोर मुद्रास्फीति, इसमें देखिए क्या होता है? जब जनसंख्या वृद्धि होता है, औद्योगिकरण होता है, नगरीकरण होता है आदि अस्थायी कारणों के परिणाम फलस्वरूप मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। तो अस्थायी तो दोस्तों हम लोग मनी बैंकिंग प्लस इन्फ्लेशन को भी देख लिए। अब उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, आप लोग कीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई बैंकरों के बैंक मतलब केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला देखिए, अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। सेकंड में देखिए, आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। थर्ड में, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक
विषयों को परामर्श देता है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए में क्या देखिए, केवल 2, केवल और 3। बी में है केवल 1 और 2। सी में है केवल 1 और 3। डी में है 1, 2, 3। फिर आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है। पहला देखिए क्या है, यह दूसरी मुद्राओं के तुलना में मुद्रा मान में अचानक आई गिरावट है। बी में देखिए क्या है, यह अर्थव्यवस्था के वित्तीय तथा वास्तविक क्षेत्रों में आई सतत मंदी है। सी में फिर देखिए क्या है, यह माल तथा सेवाओं के समान कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। और डी में क्या है, यह मुद्रास्फीति दर में एक निश्चित समय अवधि में आई गिरावट है। फिर आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखिए, मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि ए में देखिए घरेलू सामान के मूल्य स्थिर रहे। बी में देखिए आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएं। सी में है आयात के मूल्य स्थिर रहे। और डी में निर्यात के मूल्य समानुपाती रूप से बढ़े। सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में। उसके बाद आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, यदि एक अर्थव्यवस्था अस्फीतिकारी दबाव के अंतर्गत है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होगा। पहला देखिए घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होगा। सेकंड में देखिए आयात महंगा होने के साथ निर्यात कम प्रतियोगी होगा। थर्ड में देखिए उधार लेने की लागत घट जाएगी। और फोर में क्या है, बॉन्ड धारक लाभान्वित होंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए में क्या है, 1 और 2। बी में 2 और 3। सी में क्या है, केवल 1 और 3। डी में क्या है, 1, 3 और 4। फिर आगे देखते क्वेश्चन, बाकी 4 क्वेश्चन देखिए क्या है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य है क्या। पहला देखिए वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। बी में है भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। सी में देखिए केंद्र राज्य के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। डी में है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। तो दोस्तों आज के लिए 4 ही क्वेश्चन। अगर आप लोग को आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्लस में इन सब क्वेश्चनों का आंसर को भी बता दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा अगर लगता होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए और कमेंट कीजिए आंसर। बाकी अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं।